हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स ए एन एंड द। तो जिसमें हम आर्टिकल द को पढ़ रहे थे। आर्टिकल द से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में 12 रूल्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और रूल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि जो भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को हेल्प हो सके। ये जो ग्रामर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश ग्रामर आती है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 13 को पढ़ते हैं। जो रूल नंबर 13 है आर्टिकल द से रिलेटेड, वो है हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज यानी भौगोलिक पिंडों का नियम। फ्रेंड्स, अगर इस रूल को हम बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई वस्तु जो केवल एक ही हो वो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ बुकिश लैंग्वेज से हट के पढ़ रहे हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ रहे हैं और सिंपलेस्ट वे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने रूल नंबर 13 का नाम रखा हेवनली बॉडीज़। तो अगर अपने को सेंटेंस में हेवनली बॉडीज़ लिखी मिल जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अर्थ, सन, मून, पोल स्टार। तो इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जो भी वस्तुएं यानी जितनी भी वस्तुएं वर्ल्ड में यूनिक मिलेंगी उन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे द साउथ पोल। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। द आर्टिक सर्कल। द अंटार्कटिक सर्कल एंड द वर्ल्ड। आई थिंक इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। ETC एक बार फिर से समझ लेते हैं रूल नंबर 13। अगर अपने को यानी अगर किसी सेंटेंस में हेवनली बॉडीज का नाम यानी भौगोलिक पिंडों का नाम लिखा हुआ मिल जाए या फिर जो वस्तुएं वर्ल्ड में यूनिक हो उनका नाम लिखा मिल जाए तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। ये इस रूल से रिलेटेड है। रूल नंबर 14 पे चलते हैं। रूल नंबर 14 है, अगर अपने को प्लूरल सरनेम लिखा मिले, हमने इस रूल का नाम दिया कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्लूरल सरनेम लिखा मिले एंड उसके पहले आर्टिकल द लिखा हुआ हो तो ये जो प्लूरल सरनेम है ये कंप्लीट फैमिली को डिनोट करेगा। फिर से समझते हैं, अगर प्लूरल सरनेम क्या होता है इसको जान लेते हैं। अगर सरनेम के
लास्ट में एस लगा हुआ हो तो वो प्लूरल सरनेम होगा। तो अगर अपने को प्लूरल सरनेम के पहले आर्टिकल द का यूज मिल जाए तो ये कंप्लीट फैमिली को यानी होल फैमिली को दर्शाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे सरमाज के पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, तो यहाँ पे कंप्लीट सरमाज फैमिली को डिनोट किया जाएगा। ये जो सरमाज है ये प्लूरल सरनेम है, प्लूरल सरनेम। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ पे ये शर्मा की कंप्लीट फैमिली को डिनोट कर रहा है। उस फैमिली में कितने भी मेंबर क्यों ना हो, ये सभी मेंबर को यानी कंप्लीट फैमिली को डिनोट करता है। अगर हम इसके सेंटेंस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द शर्माज हैव recently shifted to Delhi। तो ये सेंटेंस क्या कहता है कि द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। जो शर्माज है यहाँ पे पूरी फैमिली को डिनोट किया गया है, यानी फैमिली में कितने भी मेंबर हों, जितने भी लोग हों, सबको ऐड करके कंप्लीट फैमिली को बोला गया है कि शर्मा की फैमिली यानी शर्मा जो शर्माज हैं वो जल्दी ही दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, यानी हाल फिलहाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर हमें कंप्लीट फैमिली को डिनोट करना है तो सरनेम के साथ एस लगाएंगे, यानी सरनेम को प्लूरल करके उसके पहले आर्टिकल द का यूज करने से कंप्लीट फैमिली को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं और रूल नंबर 15 है नाउन पर्टिकुलर। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन अब यहाँ हम पर्टिकुलर रूल के तहत पढ़ लेते हैं नाउन पर्टिकुलर। यानी निश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर हो यानी जो निश्चित हो, यानी जिससे हम पहले फैमिलियर हो, वो हमारे लिए अननोन ना हो, तो उस पर्टिकुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। द बॉय standing outside is my student। यानी वो लड़का जो बाहर खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, तो इस वजह से आर्टिकल द का यूज किया गया है। एक और सेंटेंस को समझ लेते हैं, जैसे द मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच is my friend। वो आदमी जो बेंच पे बैठा है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर
पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, यानी कि किसी अननोन नाउन की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, यानी जिससे हम फैमिलियर हैं। वो आदमी जो बेंच पे बैठा है वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप ये रूल क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है, इसको हम जानते हैं। रूल नंबर 16 कहता है कि अगर अपने को सेंटेंस में होल, कंप्लीट, इंटायर एंड सेम, ये चारों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड लिखा मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, होल, कंप्लीट, इंटायर एंड सेम, इन चारों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड लिखा मिल जाए एंड उसके बाद कोई नाउन आए, तो इस चारों वर्ड्स में से जो वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। क्लियर है? रूल नंबर 16 कहता है कि ये 4 वर्ड जो हमने लिखा है, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में हमें मिल जाए तो उसके बाद नाउन आए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम, इन चारों वर्ड में जो वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। होल, कंप्लीट, इंटायर ये सभी संपूर्ण को दर्शाते हैं, संपूर्ण, एंड ये जो सेम है ये पर्टिकुलर को दर्शाता है। क्लियर है? आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड सेंटेंस को कर लेते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। यानी कंप्लीट बुक में होल बुक जो है, संपूर्ण बुक प्रिंटिंग मिस्टेक से भरी हुई है। तो इसमें होल शब्द मिला एंड उसके बाद नाउन आया, तो हमने होल के पहले आर्टिकल द का यूज किया। तो ये रूल्स हमें यही कहता है कि अगर होल, कंप्लीट, इंटायर एंड सेम वर्ड मिल जाए लिखा हुआ सेंटेंस में एंड उसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ मिले, तो इन चारों वर्ड में से जो वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल नंबर 17 पे चलते हैं। रूल नंबर 17 है, रूल नंबर 17 में हम रिलेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल के पर्पज से पढ़ेंगे। वैसे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हम जब प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही जान लेते हैं कि अगर हु, व्हिच, दैट, ये सभी वर्ड सेंटेंस में हमें लिखे हुए मिल जाएं एंड इसके पहले कोई नाउन हो, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल नंबर 17 कहता है कि अगर अपने को सेंटेंस में हु, व्हिच एंड दैट वर्ड लिखा मिले और उसके पहले नाउन यूज हुआ हो, यानी नाउन आया हो, तो नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज
करेंगे। सेंटेंस कैसा बनेगा इसका? दिस इज द book which I was looking for। ये वही पुस्तक है जिसको मैं ढूंढ रहा था या खोज रहा था। लुक फॉर का अर्थ होता है तलाशना या खोजना। तो इसमें हमने क्या जाना कि अगर which या who या फिर that लिखा हुआ मिले और उसके पहले नाउन आए तो नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें which लिखा हुआ मिला, इसके पहले नाउन आया तो हमने नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया। आई होप ये भी रूल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम रूल नंबर 18 पे मूव करते हैं। रूल नंबर 18 है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ही इज डैश रिच। सेकंड है, ही इज रिच मैन। एंड थर्ड नंबर है, तो हमने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा ही इज डैश रिच। रिच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये किसी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमने जब फर्स्ट वीडियो आर्टिकल्स की थी जिसमें हमने प्लेस बताया था कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद नाउन जो है वो मिसिंग है, नाउन नहीं आया है, तो इस सेंटेंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही इज डैश रिच, इसमें नाउन मिसिंग है और आर्टिकल हम नाउन के लिए करते हैं, तो इस सेंटेंस में नाउन का यूज नहीं हुआ है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड जो सेंटेंस है, ही इज डैश रिच मैन, यहाँ पे रिच मैन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे नाउन है तो इसलिए हम यहाँ आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज तो करेंगे बट आर्टिकल ये का यूज यानी आर्टिकल आ का यूज, ए का यूज करेंगे। अब जो हम मेन रूल पे आते हैं, जो रूल नंबर 18 है वो क्या कहता है, ये तो हमने इस रूल को समझने के लिए ये दो ऑप्शन यानी दो सेंटेंस हमने लिया था। अब जो हमारा रूल है वो हम थर्ड सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो एंड उसके बाद जो नाउन हो वो मिसिंग हो, यहाँ पे नाउन मिसिंग है, नाउन मिसिंग हो, उसके बाद जो वर्ब हमें मिले वो प्लूरल मिले, जैसे कि यहाँ पे आर है, तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। फिर से समझते हैं, अगर एडजेक्टिव के बाद यानी सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव लिखा मिले एंड उसके बाद नाउन ना हो, नाउन मिसिंग हो और जो वर्ब आए वो प्लूरल हो, तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। और यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव होगा द रिच, ये किसी
प्रॉपर नाउन को ना डिनोट करके बल्कि कंप्लीट क्लास को यानी कंप्लीट श्रेणी को डिनोट करेगा। यानी यहाँ पे किसी रिच पर्सन की बात ना करके कंप्लीट क्लास को यानी ऑल रिच पीपल की बात होगी। यहाँ पे द रिच का मतलब ऑल रिच पीपल की बात हो रही है। एक सेंटेंस इसका कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। The industrious are always rewarded. The industrious are always rewarded. जो मेहनती लोग होते हैं उन्हें हमेशा अपनी मेहनत का फल मिलता है। इसका ये हिंदी मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इंडस्ट्रियस लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस, इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले नाउन मिसिंग है और जो वर्ब आई है वो प्लूरल है यानी आर है, आर प्लूरल वर्ब है। तो हमने इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया है। आई होप ये भी रूल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 19 का। रूल नंबर 19 क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। रूल नंबर 19 का हमने नाम दिया कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। इसका क्या मतलब हुआ कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का, कि अगर किसी सेंटेंस में हमें एक प्रॉपर नाउन की तुलना वाक्य में ही, सेंटेंस में ही किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से होती है, यानी कि सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन की तुलना वाक्य में ही दूसरे प्रॉपर नाउन से होती हो, तो जिस प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ये रूल नंबर 19 कहता है। लिख लेते हैं। when one proper noun is compared to another proper noun in a sentence, we always use article the। before the proper noun compared। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। डैश मुंबई बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और ये
अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैश मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो कंपैरिजन है यानी तुलना जो है वो दो प्रॉपर नाउन की हो रही है, मुंबई एंड मैनचेस्टर। तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा कि अगर एक प्रॉपर नाउन की तुलना सेंटेंस में ही किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो जिससे तुलना की जाती है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ जो मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से की जा रही है, तो मैनचेस्टर के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे और यहाँ मुंबई के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पहले ही रूल्स कर लिया है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ा हटके है कि यहाँ दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है। जब बात प्रॉपर नाउन की होगी तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन वही बात अगर प्रॉपर नाउन के कंपैरिजन की हो तो एक प्रॉपर नाउन के साथ उसी सेंटेंस में दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ अगर उसकी तुलना की जाए तो जिस प्रॉपर नाउन के साथ तुलना की जाती है उससे पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। ये इस रूल्स के माध्यम से हमने समझा। अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसा कि सेंटेंस हमें मिला, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है, तो शेक्सपियर के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे और कालिदास के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। अगर इस रूल को हम बुकिश लैंग्वेज में करेंगे तो अक्सर हमें बुक में लिखा हुआ मिलता है इस तरीके से कि ऐसे प्रॉपर नाउन जिनके पहले यानी जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो रहा हो, कॉमन नाउन के जैसा हो रहा हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो उसी रूल को हमने नाम दिया कंपैरिजन ऑफ द टू प्रॉपर नाउन। इसका एक दूसरा सेंटेंस भी समझ लेते हैं। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा एंड कश्मीर का यानी कश्मीर के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। कंडीशन क्या है कि कश्मीर प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बात अगर कंपैरिजन की हो तो जिस नाउन प्रॉपर नाउन के साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 20 पे, और रूल नंबर 20 क्या कहता है? रूल नंबर 20 है इनर क्वालिटी, यानी इनर क्वालिटी का नियम। आंतरिक विशेषता का नियम, इसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक विशेषता का नियम। तो ये रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड से
सेंटेंस में जब किसी वर्ड से किसी नाउन यानी किसी व्यक्ति या नाउन की इनर क्वालिटी के बारे में हमें पता चले तो उस इनर क्वालिटी के पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा? द टीचर in me never allows me to tell a lie। तो यहाँ पे इनर क्वालिटी की बात की जा रही है। मेरे अंदर का जो टीचर, तो यहाँ मेरे अंदर का टीचर ऐसा ना होकर के मेरे अंदर टीचर का गुण, यहाँ क्वालिटी की बात की जा रही है। मेरे अंदर के टीचर का गुण हमें ये अलाउ नहीं करता है कि मैं झूठ बोलूँ, कभी भी झूठ बोलूँ। यानी मेरे अंदर का जो टीचर का गुण है वो हमें कभी झूठ ना बोलने का, यानी कभी झूठ बोलने को अलाउ नहीं करता। तो यहाँ बात इनर क्वालिटी की हो रही है, तो आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। टीचर इन मी, मेरे अंदर का टीचर, यानी मेरे अंदर जो टीचर का गुण है वो हमें कभी झूठ बोलने का अलाउ नहीं करता। तो जब किसी सेंटेंस में इनर क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा हो तो जिस वर्ड के थ्रू इनर क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा हो उस वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। द पैट्रियट इन हिम motivated him to join the army। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्ति। पैट्रियट इन हिम, उसके देशभक्ति का गुण, यहाँ पे गुण की बात हो रही है, यानी उसकी देशभक्ति उसको मोटिवेट करती है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ बात इनर क्वालिटी की हो रही है। पैट्रियट इन हिम यानी उसके अंदर जो देशभक्ति का गुण है, उसकी देशभक्ति ऐसा ना होकर के उसकी देशभक्ति का गुण जो है वो उसे मोटिवेट करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो वर्ड है ये इनर क्वालिटी को डिनोट करता है, यानी दर्शाता है। तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ आर्टिकल द से रिलेटेड हमने 20 रूल्स को कवर किया और जो बाकी बचे हुए रूल्स हैं, यानी टोटल हम 25 रूल्स को करेंगे आर्टिकल द से रिलेटेड। तो जो बचे हुए रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।